जब हम डिस्टिलेशन की बात करते हैं तो डिस्टिलेशन को यूज़ किया जाता है उन मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए जिन मिक्सचर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब ऐसे मिक्सचर्स हैं जो आपस में एकदम आसानी से मिल जाते हैं, उनको देख के भी पता नहीं लगता कि वो मिक्सचर्स हैं। उन मिक्सचर्स के बस एक ही प्रॉपर्टी उनके अंदर होती है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में 25 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर दो मिक्सचर्स हैं ए और बी, मतलब दो सब्सटेंसेस हैं ए और बी, जिनको मिला के एक मिक्सचर बना, और सब्सटेंस ए का बॉइलिंग पॉइंट 60 है और सब्सटेंस बी का बॉइलिंग पॉइंट 90 है, तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में 30 डिग्रीज का डिफरेंस है। ऐसे सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए हम जिस मेथड को यूज़ करते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं वो डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में हमारा सिंपल सेटअप होता है। नीचे एक बर्नर होता है, उसके ऊपर एक राउंड बॉटम फ्लास्क लगाया जाता है, इसको हम डिस्टिलेशन फ्लास्क भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक इस तरीके का नोजल होता है जो यहाँ से बाहर निकलता है। ऊपर एक थर्मामीटर लगाते हैं ताकि आप टेम्परेचर को हमेशा मेजर करते रहो कि टेम्परेचर कितना हो रहा है। एक कंडेंसर लगाएंगे, जिस कंडेंसर के अंदर हम एक साइड से ठंडा पानी डालते हैं और दूसरी साइड से वो ठंडा पानी बाहर निकलता है। क्यों डालते हैं ठंडा पानी? ताकि वो ठंडा पानी किसी भी गर्म चीज़ की हीट को एब्जॉर्ब कर सके और उसकी स्टेट चेंज हो जाए। अब ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है? प्रोसेस स्टार्ट होता है, हम सब्सटेंस को, जो मिक्सचर है, उसको इस राउंड बॉटम फ्लास्क में डालते हैं, डिस्टिलेशन फ्लास्क में डालते हैं और उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं। हम हीट करते हैं उस टेम्परेचर पे जो कम टेम्परेचर होता है, जिसपे कि सब्सटेंस, पहला सब्सटेंस बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि दो सब्सटेंसेज हैं, एक आपका सब्सटेंस ए है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री है, और एक सब्सटेंस बी है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री है। तो जब मैं हीट करूँगा 50-55 के बाद 60 तक मैं हल्की हल्की हीट करना स्टार्ट करूँगा। 60 पे जो सब्सटेंस ए है उसके वेपर्स यहाँ से ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस फ्लास्क के अंदर बाहर निकलने की तो कोई जगह ही नहीं है। अगर बाहर निकलने की कोई जगह नहीं है तो जो सब्सटेंस ए है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 60 है, उसके वेपर्स यहाँ से इस कंडेंसर के अंदर वाली ट्यूब में आएंगे। अब कंडेंसर के अंदर वाली जो ट्यूब है उसमें वेपर्स हैं ए के, और बाहर कंडेंसर में एकदम कोल्ड वाटर है। तो ये कोल्ड वाटर उन वेपर्स की सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर किसी गैस की हीट को आप एब्जॉर्ब कर लेते हो तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, कंडेंसेशन। ठीक है, और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वो सारा लिक्विड यहाँ से डिस्टिल होके हमारे पास दूसरी तरफ मिलेगा, जिसे हम कहते हैं रिसीविंग फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, जहाँ पे आपका सब्सटेंस ए आपने ऑब्टेन कर लिया। अब सब्सटेंस ए आपके पास यहाँ मिल गया, तो आपके पास यहाँ क्या बचा है? आपके पास बचा सब्सटेंस बी। अब आप देखते रहेंगे कि जैसे ही थर्मामीटर का टेम्परेचर और हाई होगा, 60 से 70 80 पहुँचा, आप यहाँ से इस डिस्टिलेट फ्लास्क को हटा दोगे और यहाँ एक दूसरा फ्लास्क लगा दोगे। फिर हीट करने पे आपका जो सब्सटेंस बी था, बी सब्सटेंस जिसका बॉइलिंग पॉइंट 90 था, वो बी वाला सब्सटेंस अब वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा और यहाँ ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा। अगेन उसके वेपर्स यहाँ आएंगे, इस कंडेंसर के अंदर आएंगे और यहाँ से यहाँ नीचे गिर जाएंगे। तो आपका ए सब्सटेंस और बी सब्सटेंस दोनों ही सब्सटेंस इस तरीके से आपके सेपरेट हो गए। इस मेथड को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। इसी से मिलता जुलता एक और मेथड है जिसको यूज़ करते हैं उन सब्सटेंसेस के लिए जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री से भी कम है, और उसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपको बताता हूँ, उसका डायग्राम भी आपके साथ शेयर करता हूँ। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में और नॉर्मल डिस्टिलेशन में छोटा सा फर्क है। डायग्राम देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। अब जो डायग्राम आपके सामने है, ये डायग्राम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को ये जो इसका नाम मिलता है वो मिलता है फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम की वजह से। ये फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम एक कॉलम जैसा होता है जिसके अंदर अंदर बीड्स होती हैं। ठीक है, वो बीड्स सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं, क्योंकि इसमें ऐसे सब्सटेंसेस को हम अलग करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री से भी कम होता है। तो 25 डिग्री से भी कम जो सब्सटेंसेज हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री से भी कम है डिफरेंस, उनको हम इस मिक्सचर को यहाँ डालते हैं। वही सेम राउंड बॉटम फ्लास्क है, यहाँ पे हमने एक मिक्सचर लिया एसीटोन प्लस वाटर का। इनको हीट करना स्टार्ट करते हैं। हीट करने पे जो सब्सटेंस पहले वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा वो इस फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम के अंदर आ जाएगा, और बीट्स की वजह से उस वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेगा। तो जो टाइम उसको मिलेगा ऊपर उठने के लिए, उतने टाइम में, मतलब ये दो सब्सटेंसेस, पहला सब्सटेंस जब ऊपर जाके इस जगह इकट्ठा हो जाएगा तो दूसरा वाला सब्सटेंस तब तक यहीं रहेगा, बिकॉज बीड्स ने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। बीड्स सरफेस एरिया भी इंक्रीज करते हैं
और सेपरेशन को ईजी बना देती हैं। तो जो पहला वाला सब्सटेंस है इस केस में वो एसीटोन होगा। एसीटोन यहाँ से होता हुआ इस कंडेंसर से होता हुआ आपके पास इस जो बीकर है आपका, जो कोनिकल फ्लास्क है, जो सेपरेटिंग फ्लास्क है, डिस्टिलेशन फ्लास्क है, अलग अलग नामों से इसको जानते हैं, यहाँ पे आ जाएगा और वो सेपरेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को जो इसका पिक्यूलियर नाम मिला है फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम का, वो इसीलिए मिला है क्योंकि इसके अंदर एक फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम होता है। तो अब क्विकली हम ऐसा करते हैं कि डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के डिफरेंसेस को भी एक बार फटाफट स्टडी कर लेते हैं ताकि ये मेथड जो है वो और क्लियर हो जाए। तो आपके सामने डिफरेंसेस हैं डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के। अगर इन डिफरेंसेस को हम ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखेगा कि डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट लिक्विड्स विद बॉइलिंग पॉइंट्स व्हिच कंप्राइजेस ऑफ गैप्स अराउंड 25 डिग्रीज एट लीस्ट। मतलब कम से कम 25 डिग्री का गैप होगा तो ही डिस्टिलेशन यूज़ कर पाऊंगा। अगर 25 डिग्री से भी कम का गैप है तो उस केस में हम डिस्टिलेशन यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। 25 से ज़्यादा के लिए डिस्टिलेशन, 25 से कम के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और पॉइंट पढ़ें तो यही लिखा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट लिक्विड्स विद क्लोजर बॉइलिंग पॉइंट्स। अब डिस्टिलेशन में क्या होता है कि इसको बार बार नहीं करना पड़ता, द प्रोसेस डोंट हैव टू बी रिपीटेड टू ऑब्टेन प्योर कंपोनेंट्स एक ही बार में, क्योंकि ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है तो सब्सटेंसेस मिक्स नहीं होते। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्योंकि डिफरेंस कम होता है तो कई बार एक ही प्रोसेस को बार बार ऑब्टेन करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है ताकि बिल्कुल प्योर सब्सटेंस मिल सके। डिस्टिलेशन में एक सिंपल अपरेटस चाहिए होता है, एक 2 सिंपल फ्लास्क और कंडेंसर चाहिए होते हैं। जबकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर एक कॉम्प्लेक्स होता है, सेटअप होता है जिसके अंदर फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम भी यूज़ करते हैं। डिस्टिलेशन को कैन बी यूज टू सेपरेट अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, सी वाटर को प्यूरीफाई अगर आपने करना हो तो वो डिस्टिलेशन है, लेकिन क्रूड ऑयल पेट्रोलियम को रिफाइन करके आपको पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, ये सब चीज़ें जो अगर आपको ऑब्टेन करनी हो तो वो सारी चीज़ें ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है वो आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। तो विद दैट डिफरेंस बिटवीन डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कंप्लीट। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये डायग्राम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। जब क्रूड ऑयल का हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो वो भी एक तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, क्रूड ऑयल को सेपरेट करना। इसके अंदर हम बहुत सारे सब्सटेंसेस को फ्रैक्शन बना के अलग करते हैं। अगर आप ध्यान से सामने देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 25 से कम टेम्परेचर पे पेट्रोलियम गैस निकलती है, 25 से 60 पे गैसोलीन निकलता है, 60 टू 180 पे नेफ्था निकलता है, 180 से 220 में पैराफिन निकलता है, 220 से 250 में डीजल, 250 से 300 पे फ्यूल ऑयल। तो ये एक कॉलम है, एक फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम है जिसके अंदर अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग सब्सटेंसेस को सेपरेट किया जा सकता है। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का रियल लाइफ एग्जाम्पल है। रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है, ये उसका एग्जाम्पल है। अगर हमें गैसेस को सेपरेट करना हो तो गैसेस को सेपरेट करने के लिए जो सेटअप है वो बिल्कुल आपके सामने है। सबसे ऊपर है एयर इनटेक, मतलब जितनी भी जो इन्वायरमेंटल एयर होती है एटमॉस्फेयर में उसको इनटेक किया जाता है, उसको अंदर लिया जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि एयर इनटेक होने के बाद द एयर हीट्स अप एज इट इज़ कंप्रेस्ड, तो उसको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के बाद एयर को कंप्रेस करेंगे तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है। तो आप नीचे देखिए, लिक्विड नाइट्रोजन द कंप्रेस्ड एयर इज कूल्ड, कंप्रेस करने के बाद कूल करते हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर एयर को कंप्रेस किया जाए यानी कि इंक्रीज द प्रेशर एंड डिक्रीज द टेम्परेचर, हमने द कंप्रेस्ड एयर इज कूल्ड, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर को डिक्रीज करने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करने की वजह से एयर ठंडी होनी स्टार्ट हो जाती है, एंड देन द कंप्रेस्ड एयर इज अलाउड टू एक्सपैंड एंड टर्न इनटू लिक्विड। और धीरे धीरे हमारा जितनी भी लिक्विड गैसेस होती है, द लिक्विफाइड एयर, उसमें से नाइट्रोजन गैस अलग हो जाती है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। हम इसको धीरे धीरे हीट करते हैं। ठीक है, तो इसको हीट करने के बाद सारे सब्सटेंसेस अलग हो जाते हैं, सबको हम अलग कर देते हैं। ये भी एक तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बेसिस पे ही होता है, इसमें हम हीट करके और गैसेस को सेपरेट करते हैं। तो ये हमारा ये वाला प्रोसेस था। इसके साथ अगर मैं आपको कहूँ तो चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर है।
तो लास्ट टॉपिक क्रिस्टलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो टॉपिक एनसीईआरटी की बुक में जो दिया है वो दिया हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, और इसके बारे में लिखा है द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई सॉलिड्स, फॉर एग्जांपल द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मेनी impurities in it. To remove these impurities, the process of crystallization is used. Crystallization is a process that separates pure solids in the form of its crystals from a solution. इस प्रोसेस में हम करते क्या हैं, इस प्रोसेस में हम चीज़ को लिक्विड फॉर्म में डिसॉल्व करके उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे हीट करके जब थोड़ा सा लिक्विड हमारे पास थिक एकदम लिक्विड बच जाता है तो उस थिक लिक्विड को हम उसके बाद ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने पे वो क्रिस्टल्स बन जाता है, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम भी रखा क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि इसमें हमें प्योर क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। इसकी बेसिकली दो एप्लीकेशंस हैं, जो सी से हमें सॉल्ट मिलता है वो इस मेथड से मिलता है, और एलम या फिटकरी जो होती है वो इस मेथड से मिलती है। उसके बाद अगर इस चैप्टर में आएँ तो एक फिजिकल एंड केमिकल चेंज भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जो फिजिकल स्टेट में चेंज आता है, जबकि केमिकल स्टेट में चेंज होता है जिसमें पूरी सब्सटेंस की केमिस्ट्री ही बदल जाए, मतलब सब्सटेंस पता ही ना चले देख के कि ये पहले ये सब्सटेंस था और अब ये सब्सटेंस ये हो गया है। जैसे जैसे मैं एक पेपर को लूँ और दो टुकड़े में उसे सीजर से कट कर दूँ तो वो फिजिकल चेंज है, क्योंकि पेपर अभी भी पेपर ही है। लेकिन उस पेपर को अगर मैं जला दूँ तो वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। कुछ चेंज ऐसे भी होते हैं जिनको फिजिकल और केमिकल दोनों बोला जाता है। जैसे कैंडल है, कैंडल को बर्न करूँगा तो उसका वैक्स जो होता है वो मेल्ट होता है, तो वो फिजिकल चेंज है, वो फिजिकल चेंज है। लेकिन कैंडल जब बर्न होती है तो बहुत सारा वैक्स कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इतनी बड़ी कैंडल मेल्ट होकर इतनी थोड़ी सी बचती है। तो वो जो चेंज है वो केमिकल चेंज है। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस भी बहुत ईजी हैं। देन आपका आता है प्योर सब्सटेंसेस के टाइप्स। तो एक होते हैं एलिमेंट्स, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ऑक्सीजन, कॉपर। इनको हम दो तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। मेटल्स जो कि यूजुअली लस्ट्रस होते हैं, सिल्वर ग्रे होते हैं, हीट को कंडक्ट करते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, और सोनोरस होते हैं, इनमें शाइनी होते हैं। नॉन मेटल्स जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, यानी कि नॉन नॉन सोनोरस, नॉन डक्टाइल, नॉन कंडक्टिव। एक खास बात यह है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल के इन बिटवीन होती हैं, तो उनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। देन इस चैप्टर में आपका ये मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स का डिफरेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मिक्सचर एंड कंपाउंड्स के डिफरेंस में क्या है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। तो उसको हम मिक्सचर कहते हैं, इसमें कोई नया चीज़ नहीं बनती, सेम प्रॉपर्टीज दिखती रहती है। कंपाउंड बिल्कुल नया होता है, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिलाओ तो वाटर बन जाता है, वाटर की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग होती है। लेकिन अगर मैं रुआवज़ा को पानी में मिलाऊँ तो वो एक मिक्सचर है, क्योंकि मुझे देख के पता लग जाएगा कि इसके अंदर रुआवज़ा मिलाया हुआ है, और टेस्ट में ही पता लग जाएगा आराम से। मिक्सचर की कॉम्पोजिशन वेरिएबल है, मुझे ज़्यादा रुआवज़ा पसंद है तो मैं 2 स्पून डाल के रुआवज़ा बनाऊंगा, आपको कम पसंद है आप 1 स्पून डालिए, जिसको और ज़्यादा पसंद है वो 3 स्पून डाल देगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है, उसका कोई इशू नहीं है। देन मिक्सचर्स की एक और खास बात है, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जैसे रुआवज़ा का जो सोल्यूशन है उसमें रुआवज़ा पता लगेगा, जबकि कंपाउंड्स में ऐसा कुछ नहीं होता। देन मिक्सचर के अंदर द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ईजिली, लेकिन कंपाउंड्स में उसको हम सेपरेट इतनी आसानी से नहीं कर सकते। ये डिफरेंस आपकी बुक में बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देन विद दैट आई गेस योर चैप्टर इज कंप्लीट। दिस इज अ काइंड ऑफ फ्लो चार्ट जो इस चैप्टर पर बेस्ड है। इसके साथ आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।